Disappointing, very disappointing. I've got Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab with me. We're going to talk about a lot of things, लेकिन right now let's talk about the batting collapse of Pakistan. पाकिस्तान की जो batting collapse हुई है, उसके reasons क्या रहे हैं? We'll go to Salim Malik Saab first. जी sir, क्या कहते हैं collapse हुई है batting पाकिस्तान की? देखें ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। 155 पे 2 खिलाड़ी आउट और 191 रन्स और पूरी टीम आउट। हम लोग, आपको याद है, हम बार बार कहते हैं जब विकटें गिरती हैं तो आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। आप अब देखें, जो मैनेजमेंट बार बार हम लोग शोर करते हैं कि जो वहाँ टीम सिलेक्शन कमेटी है या जो भी सीनियर लोग बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता कि 2 आउट 155 पे 2 आउट हैं और हमने स्कोर लेके जाना है 300 तक, तो वो कैसे जाएगा? वो इस तरह तो नहीं जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब विकटें गिरती हैं तो आप पे प्रेशर पड़ता है, आप कभी भी बड़ा स्कोर नहीं कर सकते अनलेस कि आप पार्टनरशिप लगाएं। देखें 155 पे 2 आउट होने के बाद आप 180 पे आउट हो जाएं तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि आपने किसी बंदे ने भी ये नहीं सोचा कि यार हमने लंबा कोई इनिंग बिल्ड करनी है। 5-5 ओवर के आप देखें, जब आप इस सिचुएशन में आते हैं ना, 2 आउट हुए, तीसरा आउट हुआ, फिर आपको ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या इसलिए हमें रश होता है बिकॉज हम T20 बहुत खेलते हैं, हम उसी फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं? एग्जैक्टली आप देखें, हम क्यों बार बार कहते हैं कि शफीक की हम क्यों तारीफ़ करते थे कि इसलिए कि वो वाहद प्लेयर एक ऐसा है जिसमें नज़र आता है कि क्रिकेट की शॉटें खेलता है, वो T20 की शॉट्स नहीं खेलता। मैं बार बार आपको याद होगा, मैं कहता था कि दुआ करें कि जो हमारे नीचे वाले लोअर ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर, उसकी बारी ही 2-2 4-4 ओवर के लिए आए, लंबी बारी ना आए, क्योंकि जब लंबी बारी आएगी उनको समझ ही नहीं आती कि हमने इनिंग कैसे बिल्ड करनी है। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है 4 ओवर के खेलने की, 4 ओवर की ओवर्स करते हैं, 4 ओवर की बैटिंग करते हैं। उसमें आके हमारी टीम बहुत स्ट्रगल करती है एज़ कम्पेयर टू आप इंडिया को देखें। और दूसरी बात ये कि हम जो आज की जो पिच थी उसको देखें, फ्रंट फुट स्पिनर वाली विकेट थी कि आप फास्ट बॉलर को कुछ भी नहीं फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। हम लोग उस पर भी बैक फुट पे खेले थे। रोहित को, शर्मा को देखें, एक बॉल भी बैक फुट पे खेला है, लंबी टांग निकाल के आपको दूर दूर से ड्राइव में मार रहा था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत गुरु हैं, मगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप को एकदम सिचुएशन के लिहाज से विकेट रीड करने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारे पास पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, उसकी झलकियां हैं, ज़रा पहले वो देखें, उस पर हम बात करें। ज़रा विंडो में लगाइएगा, लेट्स सी कि किस तरह से हमने अपनी विकेट्स को लूज़ किया है। ज़रा दिखाइएगा मुझे। ये देखिए जी, पाकिस्तान ने शुरू बहुत अच्छा किया था। जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है तो दैट वाज प्रीटी डिसेंट। स्पेशली फ़खर ने इमाम ने कुछ ऐसे शॉट्स खेले थे जो बहुत डिसेंट थे। बॉल को बड़ा मेरिट पे लेके उन्होंने खेला था और सिराज के एक ओवर में 3 चौके मारे थे। जी बिल्कुल, और अब्दुल्ला शफीक बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे। अब जब ये दोनों अच्छा, ये पहली विकेट है जो लूज़ हुई है इमाम की। And look at that. Look at that. I mean, this is. अगर हम सीधे बैट से खेलते तो what do you think? सर, अगर जब आप नए बॉल पे जब आप सीधी ड्राइव मारते हैं ना, देखिए ये आउट जो हुआ है, this hurts actually. This hurts. Literally, I think ये बॉल बाहर जा रही थी, अंदर आई है लग के। And this was terrible. This was really terrible. देखिए, जितने भी हमारे ये 3 या 4 मेजर बैट्समैन आउट हुए हैं, सारे विकेटों के अंदर घुसे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इस पिच पर तो आपको पीछे जाना ही नहीं चाहिए, आपको फ्रंट फुट पे सीमेंट की तरह खेलना चाहिए था। और ये बात प्रूव की है, जो इंडिया के बैट्समैन रोहित शर्मा थे और कोहली जिस तरह खेल रहे थे, हर बॉल को फ्रंट फुट पे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे। राउफ, जब एज ए ओपनर अगर जब आप ड्राइव खेलते हैं ना नए बॉल पे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, हमने कुछ ना कभी शॉर्ट पिच भी करने की कोशिश की है, जबकि इंडियन बॉलर्स ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। सर वो उनको देखें, उनको पता था कि बॉल बाउंस है ही नहीं इस विकेट में। बिल्कुल नहीं। जब आपको पता है कि विकेट पे बाउंस ही नहीं है तो वो क्यों पागल हैं कि वो आपको स्कोर देंगे? वो उन्होंने आपको आगे आगे बॉल किया है, सिर्फ लाइन पे बॉल किया है, और उन्होंने
अगर कोई अच्छा प्लेयर होता तो इस वक्त फ्रंट फुट पे सिर्फ टाइम करता ना, तो आपको स्कोर रुक ही नहीं सकते थे। मैं जो बात कर रहा था कि एक्सक्यूज मी, एज ए ओपनर जब आप ड्राइव खेलते हैं ना, जब सीधी ड्राइव मारते हैं तो आपको उसी वक्त समझ आ जाना चाहिए कि विकेट में कुछ नहीं है, बॉल में थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं है। आप फ्रंट फुट पे आपने 2-3 देखें आते ही ड्राइव लगी, उसके बाद आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि यार विकेट तो बिल्कुल उसमें लो बाउंस विकेट है और हम ऐसी विकेटों पे रोज़ खेलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ही कि विकेट जो बॉल जो थी वो सर्टन हाइट पे आ रही थी, आपको पता था, आप एग्जैक्टली रीड कर सकते थे बॉल को। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 100%। और ये जो बैटिंग पिचेस होती हैं ये ऐसी ही होती है कि जब आप बैटिंग करने अंदर जाते हैं, आप 2 या 4 ओवर्स खेलते हैं, तो आपको एग्जैक्टली एक पिक्चर सामने आ जाती है कि इस पिच पे हमने इस तरह की बैटिंग या बॉलिंग करनी है। क्योंकि बेसिक चीज़ होती है बड़े प्लेयर के लिए पिच को रीड करना। जब तक आप पिच रीड नहीं करते आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। जब आप पिच रीड कर लेते हैं तो फिर आपको पिच के मुताबिक खेलना पड़ता है। अगर पिच रीड करने के बाद भी आप उस पिच के मुताबिक ना खेलें, विकेट के मुताबिक ना खेलें, तो फिर आपके साथ इसी तरह डिज़ास्टर होता है जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है। और इसमें एक और बात मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि एक तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको T20, जिस तरह आपने बात की, T20 क्रिकेट खेलकर उनको शॉर्ट फॉर्मेट की आदत पड़ गई है। टेम्परामेंट हमारा वो बन गया है जी। और दूसरा, मगर जो हमारी मैनेजमेंट वहाँ पर कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ, उनका भी एक ब्लंडर यही है कि देखें कि ये 5 या 10 ओवर्स के प्लान बना के उन्होंने टीम को देने होते हैं। आपने अंदर आके हर जो इंटरवल होता है उसमें आपने एक प्लान बना के देना होता है और अंदर जो बैट्समैन खेल रहे होते हैं उन्होंने हर सूरत में उसको एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि आजकल प्रोफेशनलिज्म आ गया, जो कोचेज़ आपको प्लान बनाकर देंगे आपको हर सूरत में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और मैं हैरान हूँ कि हमारा इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं और ले चुके हैं, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वो 5 ओवर की प्लान नहीं कर सका। आप देखें 155 फॉर 2 और 191 फॉर ऑल पे आपके ऑल आउट हो गया। 37 रन पे आपने सारी टीम गवा दी। तो आप ना कोई प्लान बना सके, ना उसको एग्जीक्यूट कर सके, और आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर इतने बड़े बड़े नाम अपने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बिठाए हुए हैं। काम देखें वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान's बैटिंग परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला शफीक, ऑब्वियसली वो आज परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिससे उनकी जिसकी उम्मीद उनसे की जाती है, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी आज। बट लेट्स टॉक अबाउट रिजवान एंड लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। इवन दो के बाबर ने 50 किए, रिजवान 50 के करीब पहुंचे, बट डू यू थिंक उन लोगों को थोड़ा और स्टे करना चाहिए था? देखें, अगर आप आज बाबर की इनिंग देखें, मैंने पूरे उसके कैरियर को उठा के देख लें, कभी उसने स्वीप शॉट नहीं खेला। That was very surprising. Actually very surprising. मुझे समझ में नहीं आया कि पहली मर्तबा बाबर ने अपने पूरे करियर के दौरान आज पहली मरतबा स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। इसका क्या मतलब है कि वो बहुत अंडर प्रेशर थे। क्योंकि ये चीज़ें जब आदमी जब इस किस्म की शॉटें खेलता है ना, इट्स मीन कि वो उस पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मगर चूँकि वो 50 कर चुके हुए थे तो फिर प्रेशर वाला काम रहना नहीं चाहिए था। बाबर ने कभी भी, मैंने उसको ये नहीं देखा कि वो सिंगल के लिए थर्ड मैन की तरफ खेले, वो प्रॉपर शॉटें खेलता है, अपनी कवर में खेलता है। ये प्रेशर ही था कि जो आज वो बोल्ड हुए हैं उस पर आप अगर देखें कि वो सिंगल लेने जा रहा था, जबकि ये ऐसी विकेट थी कि इस पर तो कहीं भी बॉल गिरा हो ना, लंबी टांग से आप ऑन दी अप शॉट खेलते हैं। इसी तरह रिजवान के आप सबसे ज़्यादा रीड करने वाला जो प्लेयर होता है ना टीम में, वो होता है विकेट कीपर। उसको स्लोअर वन किया उसने ऑफ स्पिन, वो उसको रीड नहीं कर सका, वो देखे अंदर से बोल्ड हुआ। बात ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि आज हम दोनों प्लेयर पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे बड़ा यकीन था कि ये दोनों प्लेयर लंबा लेके जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि रिजवान की और बाबर की पार्टनरशिप आगे जाने वाली है। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था। सर भाई आप देखें, रोहित को खेलते हुए देखें, जब वो बंदा शॉटें कैसे खेल रहा था आज फ्रंट फुट पे, वो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। नो डाउट कि वो प्रेशर में, जब अंडर प्रेशर नहीं होता तो वो लिथल होता है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलता है। मगर आप उनमें और हमारी बैटिंग में फ़र्क देखें, हम डरे हुए खेल रहे थे हम हालांकि ये ऐसी पिच थी कि इस पे तो आपको, मैं कहता हूँ वो जो बाबर का ऐड चलता है ना, आंखें बंद करके खेलने वाला, वो वाली विकेट थी, टोटली बैटिंग विकेट। इस पाँव से ऊपर इतना सा बाउंस था, इतने बाउंस पे भी आप बैक फुट पे क्यों जा रहे हैं? ये जो बाहर बैठे हैं, देखें जब आप बाहर टीवी पे बैठे होते हैं ना, तो आपको चलें वैसे नहीं पता चलता, पर टीवी पे तो आपको नज़र आ रहा होता है ना कि विकेट क्या कर रही है। 2 ओवरों के बाद आपको समझ आ जाती है यार विकेट में कुछ नहीं है, बॉल लो बाउंस है, लंबी टांग से खेलने वाली विकेट है।
तो उसके बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हैं, और जो बाहर जैसे रऊफ़ बार बार कहते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ है क्या वो इतने ही नालायक हैं कि वो उनको बता नहीं सकते कि जी आपने किस तरह खेलना है, कितने किस 5-5 ओवर की पार्टनरशिप लगानी है, ये विकेट क्या बिहेव कर रही है। आप उनको बता तो सकते हैं अगर उनको समझ नहीं आ रही, बट आई डोंट नो, ये चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं कि हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं। मैं रघु से पूछना चाहता हूँ, रघु 155 पे 2 और उसके बाद पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, टेल एंड कोलैप्स हुई, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। क्या अगर बाबर स्कोर नहीं करेंगे तो हम ये रवायत कायम रखेंगे कि टीम भी स्कोर नहीं कर सकती? इज दैट ट्रू? बिकॉज पिछले मैच में ऐसा नहीं हुआ था, पिछले मैच में बाबर का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने एंकर की थी इनिंग्स और रिजवान ने एंकर की थी, लेकिन आज क्या वजह हुई है? देखिए बेसिक चीज़ यही है कि इंडिया में जब तक आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे, आप बड़ा स्कोर नहीं करके देंगे अपने बॉलर्स को, आपका मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज पिचें हैं। इस पर आप 300 प्लस 350 प्लस रन्स करेंगे तो फिर आपके बॉलर्स डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान का जो डिज़ास्टर हो रहा है वो ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने एग्जैक्टली बात की है कि एक सीमेंट पिच है, उस पर बैकफुट पे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके जो 4 मेजर बैट्समैन हैं जिसमें अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, इस पे आपका पूरा का पूरा जो आपका बैटिंग आर्डर है वो डिपेंड करता है। सब के सब बैकफुट पर गए और बोल्ड हुए हैं, 2 LBW हुए हैं और 2 बोल्ड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। आप जब टास्क करके वापस आए, ड्रेसिंग रूम में गए, तो डेफिनेट एक प्लान बनता है कि भाई ये पिच है, इसका ये बिहेवियर है और आपने इस पिच पर इस तरीके से खेलना है। तो वहाँ पर आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, ये डेफिनेट पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क आता है कि उन्होंने किस किस्म की प्लान करके दिया कि आपके 4 मेजर बैट्समैन बैकफुट पे बैक एंड क्रॉस खेलते हुए आउट हुए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका इनको जवाब हर सूरत में देना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ यही है कि जो पाकिस्तान की बेंच है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके पास बैकअप प्लेयर्स हैं मगर आप उनको चांस देने को तैयार नहीं। यू थिंक कि बेंच स्ट्रांग नहीं है या बेंच को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? देखिए जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है, मेरा ख्याल है कि जल्दी में सेलेक्ट की है, क्योंकि अगर तो इन्होंने अपनी मर्जी से और मेरिट पर सिलेक्शन की होती 15 बंदों की, तो फिर ये आंखें बंद करके अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है या कोई स्कोर नहीं कर रहा है या किसी वजह से इंजरी का शिकार है तो दूसरे को चांस, जिस तरह बाकी टीमें कर रही हैं। मगर अब ये ढटाईपन नहीं है कि आप देखें कि सेकंड मेजर टूर्नामेंट है एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, उसके 4 मैचेस हो रहे हैं, एक फेलियर आपके स्पिनर्स का और जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है। अच्छा, वेरी क्विकली, उसके बावजूद कोई चांस नहीं दिया। वेरी क्विकली लेट्स टॉक अबाउट शादाब के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, वो बहुत अकॉम्प्लिश्ड क्रिकेटर हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल थोड़ी सी लग रही है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या करना क्या चाहिए इस वक्त? शादाब का जो मेंटल स्टेट है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए उसका बेस्ट हल तो यही था कि जब आपने 2-3 टूर्नामेंट, इवन हमारा PSL में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप खुद लोग बातें कर रहे थे इधर कि वो स्ट्रगल कर रहा है, आपने 2 मेजर बड़े टूर्नामेंट के लिए उसको सिलेक्ट किया, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ तो ज़्यादती थी, उसके साथ अपने साथ भी ज़्यादती थी। प्लेयर को खुद भी पता होता है कि वो फॉर्म में है नहीं, इसमें छोड़ दें इसके को, प्लेयर चाहता है कि मैं खेलूं। मगर आपको जो मैनेजमेंट है उसको तो इतनी समझ होनी चाहिए थी कि यार एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, पिछले काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को, देखें जब से हम इधर बैठे हैं हम यही कह रहे हैं कि शादाब स्ट्रगल कर रहा है, उसको ये क्यों खिला रहे हैं? और हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस मौजूद हैं। उसामा है, उसामा इवन आगा को खिलाते, आगा ऑफ स्पिन करता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर भी आपको मिल जाता। जी सर, लेट्स टॉक अबाउट स्टेडियम की पिच एंड द अंपायर। तो पहले हम अंपायर की बात कर लें या पिच की बात कर लें? जिसकी बात करनी पहले कर लें, बताएं किसकी बात करनी है? देखें जो अंपायर थे वो तो आउटस्टैंडिंग अंपायर, आज मैं फैन हो गया उनका, उनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। आज के बाद मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता, कभी नहीं सुन सकता। उसने तो बेचारे ने देखे, किसी ने एक बड़े मजे की ट्वीट की है, किसी ने बड़े मजे की ट्वीट अपने फेसबुक पे शेयर किया, बड़े मजे का कि पाकिस्तान का वाहिद सपोर्टर स्टेडियम के अंदर अंपायर ही था। I'm sorry, just you know, और उन्होंने बड़े दलेरी से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। नहीं, आई एम श्योर कि जाहिर ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पिच की हालत जो थी, पिच तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हुई थी जब पाकिस्तान की बारी थी और उसके बाद जब इंडिया की बारी थी। कितना पिच ने कितना फैक्टर अदा किया? पिच का कितना बड़ा फैक्टर? कोई फैक्टर नहीं था, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी थी। देखें आपको कुछ नज़र आया? मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा उसको देखें, बार बार कह रहे हैं कि हम खेले गलत हैं, हम इतना अंडर प्रेशर थे कि हम 2 बंदों ने 50 करने के बावजूद हम आई डोंट नो क्यों डरे हुए थे।
कहीं भी किसी जगह आप हम नज़र नहीं आए कि हमने डोमिनेट किया हो ना। जैसे आप दो देखें, बंदों के 50, अब्दुल्ला शफीक के आई थिंक 20 या कुछ ऐसे रन थे, हाँ, स्कोर थे। तो अमाद ने 36 अमाद लिए। ने आप देखें उस विकेट पे अमाद हालांकि बड़ा सेट हो गए थे। आप जब पहले 3 बॉलों पे 3 चौके मारते हैं तो आपको इमाम ने मारे ना पहले 3 बॉलों में, तो आपको तो समझ आ जानी चाहिए कि क्या कितनी मज़ेदार विकेट आई है बैटिंग के लिए। और जिस वक्त वो खेल रहे थे ना तो लग रहा था कि वाकई एक लंबा स्कोर करेंगे। आज इमाम वाकई बहुत अच्छा खेलेंगे। देखें इमाम बहुत स्ट्रगल करता है, वो शुरू में जाके पूरी बारी लेता है। जब आपको 3 बॉलों में 3 चौके मिले और आपके बैट में ऐसे बॉल आ रही है, इट्स मीन के विकेट बहुत 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 अच्छी है, साजगार है। तो आपको तो आपने वाइट बॉल को चेज करते हुए आपने विकेट थ्रो किया है ना। ये वो चीज़ें ऐसी हैं, जब आप 36 कर जाएं या 30 20 25 स्कोर के बाद जब आप बंदा आउट होता है ना, तो इट्स मीन के वो उसने विकेट थ्रो किया है। मैं तो ये हमेशा ये सोचता हूँ कि जब आप सेट हो जाएं तो फिर आपको लंबा लेके जाना चाहिए, आपको टीम को अच्छा, और जल्दी की ज़रूरत नहीं थी ना। अभी तो आप पहले ओवर्स खेल रहे थे, तो हम बार बार एक ही बात कह रहे थे और आप दोनों ने एक ही बात कही है कि आपको एंकर करना पड़ेगा। शुरू के 10 ओवर्स आपको विकेट नहीं गंवानी। दैट्स व्हाट यू वर सेइंग, दैट्स व्हाट यू वर सेइंग। अच्छा जी, हम बॉलिंग की बात करते हैं। अगर, और बात ठीक है कि पिच में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, इंडियन बॉलिंग आपको कैसा लगा कि कैसा उनके बॉलर्स ने बॉल किया है? बुमराह से लेकर कुलदीप तक और कुलदीप से लेकर सिराज तक कैसी उनकी बॉलिंग हुई है? देखिए, पहले जो शुरू के ओवर थे उसमें तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने डोमिनेट किया, बिल्कुल डोमिनेट किया। और एक टाइम पे जब 3 ओवर में 20 रन हो चुके थे तो हमें लग रहा था कि ये रोहित शर्मा ने बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन लिया कि एक बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिच पे उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। और हमें लग रहा था जिस तरह पिच खेल रही थी कि पाकिस्तान 350 प्लस रन, जो हम बातें भी कर रहे थे इंटरवल में कि 350 से ज़्यादा स्कोर कर लेगा, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के बैट्समैनों का डिजास्टर हुआ बाद में 155 फॉर 2, और आपके दोनों जो टॉप बैट्समैन है, जो इनफॉर्म है, रिजवान ने सेंचुरी की, बाबर वर्ल्ड के मोस्ट फिनोमिनल बैट्समैन हैं, उन्होंने 50 रन कर ली। और उसके बाद फिर आपका डिजास्टर शुरू हुआ, क्योंकि आप देखें जो भी अच्छी टीम है, जिस तरह साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये भी इनके भी जो टॉप के बैट्समैन होते हैं ये भी इसी तरह करते हैं 150 फॉर 2, मगर उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करते हैं, जो उनके 2 बैट्समैन होते हैं जो सेट होते हैं वो दोनों 100 करते हैं और उसके बाद वो स्कोर लेकर जाते हैं 350 प्लस, और फिर अपने बॉलर्स को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अटैक करके दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाएं। अब ये चीज़ तो हमें एक चीज़ माइंड में हर सूरत में रखनी पड़ेगी, जब तक आप 350 से प्लस स्कोर नहीं करेंगे इंडियन पिचेस पर, आपके बॉलर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलिंग के लिए यहाँ पर कोई स्पोर्ट नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ एस्टैब्लिश हो रही है कि कम से कम आपको स्कोर जो करना वो 300 तो करना ही करना है, अगर आप इस किसी भी मैच में रहना चाहते हैं और किसी भी टीम के खिलाफ रहना चाहते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, किसी भी टीम के खिलाफ। देखें, पाकिस्तान का जो अगला मैच अफगानिस्तान के साथ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि वही एक वीक लिंक है जिसमें पाकिस्तान अपना कमबैक कर सकता है और कॉन्फिडेंस को दोबारा रीगेन कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के जो 4 मैचेस हैं वो वर्ल्ड बेस्ट टीमों के खिलाफ है, उसमें कोई चांस नहीं होगा पाकिस्तान के। सलीम भाई, लुकिंग एट बुमराह, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, बुमराह ने कैसी बॉलिंग की है? देखिए, बुमराह हमेशा वो अपने डिमेन में रह के बॉलिंग करता है। वो मुझे सबसे मुश्किल, अगर आजकल के क्रिकेट में अगर देखें ना, तो मुझे सबसे मुश्किल बॉलर लगता है। एक तो उसका एक्शन बड़ा मुश्किल एक्शन, आप उसको रीड नहीं कर सकते ना, मतलब यू कैन नॉट रीड उसको। देखें, हम बार बार कह रहे थे कि बुमराह के ओवर निकाल दें, बाकी वीक लिंक्स जो हैं उन पे हमें अटैक करना है। और मैंने आपको एक और बात भी कही थी, कई दफ़ा ये होता है कि जब आप वीक लिंक्स पे अटैक करते हैं ना तो आप विकेट भी थ्रो करते हैं, मगर आज उनके वीक लिंक्स तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो खुद ही आउट होते रहे हैं। किसी बॉलर का बॉल टर्न नहीं हुआ, किसी बॉलर ने स्विंग नहीं किया, हमने जो अफसोसनाक बात है ना, हमने विकेट्स थ्रो की है। हमने, आप मुझे रऊफ और मैं हम यही बात कर रहे थे कि यार ना तो टर्न हुआ है, जडेजा वगैरह नॉर्मली बड़ा अच्छा टर्न करते हैं, उसका कोई बॉल टर्न नहीं हुआ, लेफ्टी का कोई बॉल ब्रेक नहीं हुआ, इफ्तिखार पीछे से बोल्ड जो है वो हाथ ग्लव्स के लग के जी बिल्कुल, कोई बॉल टर्न नहीं हुआ, मगर उन्होंने एक चीज़ किया है कि लाइन पे बॉल करते रहे। आपको अंडर प्रेशर लेके आए हैं, जबकि आपको अंडर प्रेशर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर रिजवान और बाबर सिर्फ 40 ओवर तक खेल जाते, सिंगल करते रहते और आखिरी ओवर में 200 सवा 200 तक हो जाता सर, तो उसके बाद हाँ, फिर आप 10 ओवरों में 100 रन भी करते, 100 रन भी कर सकते। तो अफसोसनाक बात ये थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि यार हम
155 के बाद हमारे बॉलिंग बैटिंग अब मैं बॉलिंग पे आता हूँ ना, पाकिस्तान की बॉलिंग पे आता हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग आपके ख्याल में कहाँ पर लैग की? देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहले तो मोराल डाउन हुआ कि जब स्कोर उनको 190 बहुत दूसरी चीज़ ये है कि जो शाहीन अफरीदी हैं पाकिस्तान के, जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने पिछले 1-2 साल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिएट किया है, और उनकी जो फेम है वो यही है कि वो अर्ली ओवर्स में, पहले ओवर्स में 1-2 विकेटें लेते हैं और दूसरी टीम पर प्रेशर पुट कर देते हैं। वो अब मुझे थोड़ा सा ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस शाहीन ने विकेट लिए आज पहले ओवर में लिए ना? नहीं, मगर आप ये देखें ना कि उसकी पेस कम हो गई। वो थोड़ा सा, एक तो उनकी पेस थोड़ी सी नीचे आई है, वो 145, 140 से 145 तक जाते थे, मगर जब से ये लास्ट मैच से अब तक देखा है कि 130 से 135, 137 तक जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने उनको बड़े एहतियात से संभाल कर इस्तेमाल करना होता है। हर एक मैच उनको नहीं खिलाना हर टीम के खिलाफ। इन लोगों ने क्या किया कि उनको हर लीग खेलने दी, हर छोटी टीम के खिलाफ मैच खेलने दिए। इवन अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे हैं, नेपाल के खिलाफ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं। और फिर जब मेगा इवेंट आया वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, तो उसमें आपके नसीम शाह भी इंजरी का शिकार हैं, और जो आपके ये दूसरे बॉलर हैं, जो मेजर बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, ये भी अपनी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक सर? नहीं, देखें, जो सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं ना कि हमारी बॉलिंग कहाँ गलत हुई, जब इतना कम स्कोर होता है ना, तो फिर बॉलिंग पे आप रिलाई नहीं कर अंडर प्रेशर ही रहती है, क्योंकि आप दूसरी टीम पे प्रेशर नहीं होता ना। प्रेशर कब होता है? जब आप 300 प्लस करते तो दूसरी टीम पे प्रेशर होता कि हमने 300 करना है। जब 192 करना है तो इंडिया की एक देखें, वो उनकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग थी। मोस्ट ज़्यादातर उनके जो नंबर 8 तक नंबर 1 बैट्समैन हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि आप 37 रन रह गए थे, आपने कहा हम आउट हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। मैं आपको कह रहा था साहिर भाई आप पानी पिए, मगर देखें उनकी अच्छा, लेकिन बात ये देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी ना, सारी बातें छोड़ के आप, अच्छा, मैं जब भी ये कहता था ना तो सलीम भाई ना सर झुका के मुस्कुराते थे और इधर उधर देखने लगते थे कि हाँ ऐसा शायद, और ऑब्वियसली देखिए वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। हम अगर आज ये बात कर रहे हैं तो इसका मकसद तनकीद नहीं है, बल्कि एक जायज़ एनालिसिस है, और अगर इससे कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है तो देयर इज नथिंग लाइक इट, आनी चाहिए। देखें, हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो एटलीस्ट बाकी मैचेस हैं उनमें सिलेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव बेहतर होना चाहिए, क्योंकि देखें शादाब के हम पर्सनली ख़िलाफ़ नहीं हैं, वे बार बार कह रहे हैं, बड़ा अच्छा बॉलर था, उसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया और अभी अच्छे मगर है, अच्छा है वो, उसमें देखें उसकी सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत जिस चीज़ की है कि उसको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब तक आप लंबे ओवर्स नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। 4 ओवर आप लीग खेल के आप में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आपको लंबी फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने जहां आप 20-20, 25, 30 ओवर करें, तब आप जाके आपका रिदम बनेगा। आप 4 ओवर में जिस दिन आपका दिन अच्छा होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली आया ही नहीं दिन अच्छा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, रोहित शर्मा कितना बड़ा फैक्टर था आज? क्योंकि जिस तरह से उसने हारिस रऊफ को खेला है, शाहीन शाह अफरीदी को खेला है, आई मीन इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। नहीं, देखें साहिर भाई, प्रेशर ही कोई नहीं था, और रोहित शर्मा वो प्लेयर है जब जिस दिन आप जिस टीम के खिलाफ देखिएगा उसको प्रेशर नहीं होगा, वो इस तरह खेलेगा कि वो उस जैसा प्लेयर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा दुनिया में। जहां उस पर प्रेशर पड़ेगा, आप देखें शुरू में जितने भी शाहीन आउट करता रहा, वो शुरू में उसकी पेस थी 147 पे, वो अंदर लेके आता था, उसकी टांग एक जगह स्टक होती है शुरू में, और वो LBW करता रहा। मगर चूँकि अब पेस कम हो गई है, प्रेशर कोई नहीं था, बॉल स्विंग कोई नहीं हुआ, अब नया बॉल देखें ना, कोई स्विंग नहीं हुआ, ऐसी विकेटों में थे तो रोहित शर्मा जो है ना वो किलर है, वो तो बॉलर को उड़ा के रख देता है। आप देखें इतना फ्री खेलता है, मेरा ख्याल जब वो खेलता है शुरू में तो विराट से भी बहुत, विराट टाइम लेता है, वो टाइम नहीं लेता, वो लूज बॉल को आप देखें वो बाहर ही फेंकता है, निकल के भी तो वो उस प्रेशर ही कोई उस पर नहीं था, तो टीम ने तो उसने तो स्कोर करना ही करना था। जी सर।
बिल्कुल मास्टर क्लास बैट्समैन, और मेरा ख्याल है कि इंडियन टीम में सबसे एस्टेब्लिश बैट्समैन और जिसका बैलेंस सबसे अच्छा वो रोहित शर्मा है। अगर मैंने उसका देखा है पीछे कि उसका मुवाजना कर रहे थे दुनिया के टॉप के बैट्समैन के साथ, तो बैलेंस वाइज जो सबसे परफेक्ट बैलेंस है वो रोहित शर्मा का पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो वो सलीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है, वो अपने टाइम पर जब आप उसको टाइम देंगे, अर्ली आउट नहीं होगा, तो उसके बाद वो दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन बन जाएगा। और उसने आज प्रूव किया, लास्ट मैच देख लें आप उनका, उसमें भी 150 रन कर गया वो। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा और उस पर प्रेशर कम होगा तो वो बेहतर से बेहतर वो बैटिंग करता जाएगा। Let's talk about the umpiring. Umpiring was fantastic, outstanding. Let's talk about it. You know, कुछ तो मतलब दिल को तो दिल जरा सा तो बहले ना। तो जी सर बताइए। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। उन्हें बुलाना चाहिए जी, उनको बिल्कुल पाकिस्तान के जितने भी टेस्ट मैचेस या मैचेस पाकिस्तान में तो उनको इनवाइट करना चाहिए। वैसे आज उन्होंने कमाल कर दिया है कि इतने कुछ तो बहुत ही बड़े आउट थे। मतलब जैसे look at that. I just love the fact that जब जिस वक्त ये बात हो रही थी ना, एक टाइम पे साहिर भाई उसने नॉट आउट देने के बाद खुद भी यूं कहा था कि ले लो भाई। मैंने मतलब शायद उसने आई थिंक रोहित उसकी तरफ देख रहे थे तो he goes ये खुद ले लो। वो रियलाइज उसने किया कि मेरे से गलती हो गई शायद, क्योंकि बहुत प्लम आउट था। साउथ शफीक बहुत बड़ा आउट था। कोई भी अंपायर होता तो मेरे ख्याल नहीं भाई, शायद मैं भी सोच रहे हूँ कि पूरे इतना बड़ा क्राउड 1,25,000। अच्छा, आई डोंट थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आउट हो जाएंगे। आई डोंट थिंक ही वाज, सर ये एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। भाई हुआ ये हुआ है कि जब से थर्ड अंपायर आया ना, मोस्टली अंपायर मैंने आपको कहा ना वो आउट नहीं देते। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ कि गलत आउट दिया, आपको बहुत गुस्सा आया? हमारे टाइम पे तो थर्ड अंपायर बहुत था ही नहीं ना, तो हमें तो बहुत गुस्सा आता था। बहुत दफ़ा होता था कि आपको कई दफ़ा आउट होते थे तो नहीं दिया जाता था, और जब आप आउट होते थे तो वो उल्ट होता था। अच्छा, एज ए बैट्समैन आपकी क्या फीलिंग होती है जब आउट नहीं दिया जाता? अगर आपको आउट दिया जाता था और आप आउट नहीं होते थे, क्या फीलिंग? आप कुछ कर ही नहीं सकते, अंपायर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको फाइन हो जाता। अगर आप ज़रा सा भी रिएक्शन देंगे तो आपको तो फाइन कर दिया जाता था। अच्छा, फास्ट बॉलर्स का तो टेम्परामेंट होता है, आपको क्या फील होता था अगर मतलब आउट हो और ना दिया जाए? देखो गुस्सा तो आता है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ा यादगार वाकया पेश आया कि वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहा था मैं श्रीलंका में गाल में। तो मुझे पाकिस्तान के 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए शाम को, तो मुझे यूनुस खान कैप्टन थे, उन्होंने नाइट वॉचमैन भेज दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से पूरा स्पेल सर्वाइव किया शाम वाला, फिर सुबह का 1-2 घंटे मैंने सर्वाइव किया। मैं 32 वेरी फर्स्ट टेस्ट में आई था, मेरे पहली इनिंग थी, मैं 32 रन पर खेल रहा था, तो मुझे अंपायर ने गलत आउट दे दिया। ओके। उसके बाद मेरा दिल तो यही कर रहा था कि जाके बैट मार दूँ उनके सर में, मगर चुप करके ड्रेसिंग रूम जाना पड़ा। छोटा सा एक दिल तो हमारे भी बहुत कुछ किए हैं जब हम देख रहे थे जो कुछ हुआ, बट एनीवे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड सिलेक्शन, जिसके बारे में हम अक्सर बात कर रहे हैं, बट लेट्स बी रियली ऑनेस्ट एंड बी रियली ओपन अबाउट इट। सलीम भाई, आपके ख्याल में यहाँ कुछ 2-3 तब्दीलियाँ की जा सकती थी उस 15-16 रुकनी टीम को जो वहाँ गई है? एग्जैक्टली हो सकती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार कहते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है सिलेक्शन थोड़ा मुझे लगता है जल्दी में शायद। अच्छा, क्या वजह थी कि पाकिस्तानी टीम को बहुत लेट अनाउंस किया गया? शायद सबसे लेट अनाउंस किया गया था पाकिस्तानी टीम को। जी, मेरा ख्याल है सबसे लेट। वजह क्या थी? वजह मुझे, चूँकि मैं हिस्सा नहीं हूँ इसका, इसलिए कभी क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। मैं बताता हूँ कि एशिया कप चल रहा था और जो हमारे सिलेक्टर थे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और थिंक टैंक था, उनकी सोच ये थी कि अगर हम इस टूर में टीम अनाउंस कर देंगे ड्यूरिंग एशिया कप तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। जो बाहर हो जाएंगे उनका मोरल डाउन होगा और हम एशिया कप में कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ओके जी सर। एग्जैक्टली शायद यही हो, मगर मेरा ख्याल है कि देखें सिलेक्शन जो होती है ना, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मैचेस या जितने भी टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट हल तो ये है कि आप एक जाके मैच देखें और वहाँ से। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें जगजीत सिंह की गज़ल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब हमारे यहाँ होती तो है, बट नहीं। देखें, अगर आपको कोई भी ओहदा दिया जाए, अब जैसे आप हमारे साथ आपने एंकर थे हमारे, तो आपने रात बैठ के हमारे बारे में सारा कुछ, क्योंकि आपसे कभी इंटरेक्शन नहीं था, मगर आपने सारा देखा ना कि मैं क्या हूँ, रऊफ़ क्या है, फास्ट बॉलर है, मैं बैट्समैन हूँ,
तो इसी तरह जितनी देर आप सिलेक्शन कमेटी में जाके लोगों को पर्सनली सुनी सुनाई बात नहीं कि फ़लाँ बंदे ने कह दिया कि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, वो चीज़ जो है ना वो फिर पता नहीं क्या हो। जितनी देर आप बैठ के खुद मैचेस नहीं देखेंगे, एक एक प्लेयर को वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपको पे किया जाता है, आप जितनी देर उस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत कम वक्त है, प्लीज़ टेल मी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखें ये फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब है, इसमें प्रोफेशनल लोगों को ही हायर करना चाहिए। ये नहीं कि एक चेयरमैन आया तो उसने अपने चहेते को लगा दिया, दूसरा आया तो उसने जो अपना फेवरेट था उसको अपॉइंट कर दिया, क्योंकि इसमें आपने पाकिस्तान की टीम बनानी होती है। ये हम शो करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा हम पॉडकास्ट करेंगे मिलके तीनों इसी जगह से, इसी सेट से, फिर विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, मैच का टर्निंग पॉइंट एंड इम्पैक्ट प्लेयर आपसे पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा क्विकली, मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा था एंड इम्पैक्ट प्लेयर कौन था? हारने के लिए या जीतने के लिए? दोनों। देखिए, हारने का तो दोनों जो रिजवान और बाबर आउट हुए हैं वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हम वापस नहीं जा सके क्योंकि दो मेन प्लेयर थे, और उधर से तो ऑब्वियसली हम दो ही प्लेयर थे जो आउट हो गए। उसके बाद उनके लिए तो बॉडी नहीं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहा? बुमराह रहा या रोहित? देखिए, जब इतना कम स्कोर होना तो आप ऑब्वियसली बुमराह उसने बहुत शुरू में बॉलिंग अच्छी की, और मेरा ख्याल रोहित तो फिर आसान टारगेट था उसके लिए। सर देखिए, टर्निंग पॉइंट था जब बाबर आजम आउट हुए, ठीक है, उस वक्त क्लियर कट एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बाबर आजम ही लेकर जा सकते थे आगे। और जो इम्पैक्ट प्लेयर था इंडिया की जानिब से, वो मेरा ख्याल है कि सिराज की विकेट थी जो उसने बाबर आजम को आउट करके ली थी। ओके, दैट्स द इम्पैक्ट प्लेयर। कल का मैच है जी अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। प्रेडिक्शन आपकी प्रेडिक्शन, कौन जीत रहा है? अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली इंग्लैंड ही है जी। मगर ये अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, ये किसी को भी मुसीबत डाल सकती है, मगर इंग्लैंड ही है। इंग्लैंड सर, इंग्लैंड। ऑलराइट लेडीज जेंटलमैन, कल 1 बजे आपसे मुलाकात होगी, हमें देखना मत भूलिएगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। कल 1 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।